हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के 2021 की 16 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजन आरेख में वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है। ये जो सर्किल है ये सब्जियों को निरूपित करता है, हम इसे एस से निरूपित करते हैं। त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है। ये जो त्रिभुज है ये जड़ों को निरूपित करता है। और वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है। कठोर मृदा को हम एम से दिखाते हैं। और आयत गर्मियों को, ये जो आयत है ये गर्मियों को निरूपित कर रहा है। आयत गर्मियों को निरूपित कर रहा है। तो हमें बताना है कि निम्न में कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को, जो जड़ जो है क्या है, त्रिभुज में देखेंगे जड़ वाली सब्जियां वृत्त मतलब कि जो त्रिभुज और वृत्त के अंदर जो आ रहा है इसको देखना है पहले। तो इसके बाद आगे कहता है जो गर्मियों में उगती हो, तो गर्मियों को क्या निरूपित करता है, आयत मतलब इस आयत वाले भाग में भी होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट आ रहा है, फिलहाल जो है इतना पार्ट ये वाला है। और इसके बाद कहा है लेकिन कठोर मृदा में नहीं, लेकिन वर्ग वाले भाग में नहीं आना चाहिए, मतलब कि ये वाला भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर हमें दिए 3 लाइनों में दिए हैं संख्या 13, 26, 39, 30, 42। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 17, 16 और 15। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बनेगा कि जो 30 है 30 में से अगर हम 17 घटाते हैं, 30 में से 17 माइनस करते हैं तो हमारे पास 13 बचता है। कि मतलब कि दूसरी लाइन में से तीसरी लाइन को घटाएंगे तो 13 बन रहा है। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि 13 में 17 जोड़ेंगे तो 30 आता है। मतलब कि पहली और तीसरी लाइन को जोड़ने पर दूसरी लाइन आ रही है। इसी प्रकार हम 26 और 16 को जोड़ेंगे तो 42। तो हमें यहाँ पर 39 और 15 को जोड़ेंगे तो 9, 15 होती, 14 की 4, हासिल आ जाएंगे 1, 3, 1, 4, 1, 5, मतलब कि 54। यहाँ पर सेकंड नंबर का आंसर राइट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो हमारे पास एक आकृति है, पहले इसमें कागज को कुछ इस तरह से मोड़ा गया है। इसके बाद इस यहाँ से इस कोने को भी इस तरह से मोड़ा गया है। तो जब हम खोलेंगे तो ये पहले इस तरह से खुलेगा, इसके बाद ये ऐसे खुलेगा। तो हमें जहाँ से खोलना है पहले हम ये आकृति बना लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति दी गई। हमारे पास ये आकृति है अभी हाल फिलहाल इस तरह से ये वाली आकृति बनी हुई है। हमें यहाँ से खोलना है तो हमें यहाँ पर एक मिरर मान लेंगे। और जब यहाँ से इस मिरर में इसकी आकृति कुछ इस तरह से बनेगी, ये इस तरह से ये वाली आकृति हमारे पास ये आकृति आएगी। इसके बाद हमें यहाँ से खोलना है तो ये वाली आकृति हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। इस मिरर को हम हटा देते हैं और हमारे पास अभी तक ये आकृति कुछ इस तरह से आ चुकी है यहाँ पर ये। अब हम यहाँ पर मिरर मानेंगे तो ये वाला जो है इस तरह से जाएगा यहाँ पर, और ये इस तरह से जाएगी और ये फिर इस तरह से बनेगी। तो हमारे पास इस तरह की आकृति ऑप्शन नंबर 3 में है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हमारे पास पहली आकृति में पहली कुछ इस तरह से, पहली में ये लाइन को हम पहले लाइन को मैच करते हैं। तो पहली लाइन में हमारे पास पहले डिब्बे में आकृति में 1 लाइन है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, मतलब कि चौथी में 4 लाइन होंगी। हम इन लाइनों के क्रम को देखते हैं। पहले ये लाइन इस तरह से, फिर यहाँ पे आई, मतलब कि इससे फिर यहाँ पहले इस लाइन पर है, फिर यहाँ पर आई, तीसरे में यहाँ पर, मतलब चौथी में ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर 4 लाइन होंगी। इसके बाद हम इस वर्ग जो बना है इसमें इसको देखते हैं। पहले ये आकृति इस तरह से, फिर इस आकृति को कुछ इस तरह से घुमाया गया है, फिर से इस तरह से घुमाया गया है। और अब यहाँ से आकृति यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी और ये वाला रंग जो रंग से भरा होगा और ये आकृतियाँ कुछ इस तरह से यहाँ पर होगी। तो हमें इस आकृति को देखना होगा। तो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लाइन ऊपर है और ये वर्ग जो है वो नीचे की ओर भरा हुआ है और यहाँ पर ये इसमें जो इस तरफ भरा हुआ है इसमें कलर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 मित्र
पी, क्यू, आर, एस और टी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो हमने दोस्तों एक पंक्ति बनाते हैं, हमारी एक पंक्ति है, इसमें नीचे की ओर हम दक्षिण दिशा को ले लेते हैं। नीचे की ओर दक्षिण दिशा, तो इस तरफ हो जाएगी हमारी पूर्व दिशा और इस तरफ हो जाएगी पश्चिम दिशा। ये पश्चिम दिशा है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्यू मध्य स्थान पर बैठा है। मान ले कि यहाँ पर क्यू है, तो दो लोग इस तरफ होंगे और दो लोग इस तरफ होंगे। आगे बढ़ते हैं। पी पश्चिम सिरे पर बैठा है। पी जो है वो यहाँ पर बैठा है। टी और आर क्यू के एक ही ओर है, मतलब टी और आर यहाँ पर तो हो नहीं सकते, टी और आर इस तरफ होंगे कहीं पर। इसके बाद पी और आर के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। पी ये है और आर, तो यहाँ पर एक और ये दो व्यक्ति होगा, तो यहाँ पर जो होगा वो आर आएगा, तभी तो पी और आर के बीच में दो व्यक्ति होंगे, तो टी यहाँ पर हो जाएगा और इसके बाद बचा एस है, तो एस यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारा आगे क्या क्वेश्चन क्या है, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, तो क्यू ये रहा और पी ये रहा, तो क्यू और पी के बीच में एस बैठा। हमारा राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन तीसरा एस। हमारा अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक गणितीय प्रणाली में चिन्ह माइनस का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ गुणा है। तो 240 और हम गुणा की जगह क्या लिखेंगे, गुणा का अर्थ घटाना -72, प्लस का अर्थ गुणा नहीं, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग, तो प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भागे 8, भाग का अर्थ गुणा है, तो गुणा 24 एंड माइनस का अर्थ प्लस, तो 6। इसके बाद यहाँ पे 2 बॉड मास से करेंगे, तो पहले 8 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 8 72, 9 आ जाएगा, और इसके बाद 9 का 24 में गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो यहाँ पर 240 माइनस 216 प्लस 6, तो 16 में से 6 जाएंगे तो 10 बचेंगे, 210 में 240 में से 210 घटाएंगे तो 30 होगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो हमारा कथन है, सभी नीले जो है वो सफ़ेद है और कुछ सफ़ेद स्लेटी है। तो हम इसको करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है 150 से और दूसरा होता है वेन डायग्राम से। तो हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, सभी नीले सफ़ेद है, जितने भी नीले हैं वो क्या है, सफ़ेद है। इसको इस तरह से दिखा देते हैं, सभी नीले सफ़ेद है, और कुछ सफ़ेद स्लेटी है, कुछ सफ़ेद जो है वो क्या है, स्लेटी है। स्लेटी को SA से दिखा देते हैं, तो कुछ सफ़ेद स्लेटी है। इसमें एक निष्कर्ष में सभी स्लेटी सफ़ेद है, सभी स्लेटी जो है सफ़ेद है। हमें कुछ इनके बीच कुछ का रिलेशन दिया है, तो हम इनके सभी के रिलेशन के बीच कुछ नहीं कह सकते, तो हम निष्कर्ष नंबर फर्स्ट जो होगा वो गलत होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सभी स्लेटी नीले हैं, सभी स्लेटी नीले हैं, तो हमें स्लेटी और नीले के बीच कथन में कुछ नहीं दिया गया है, तो हमारे लिए ये भी क्वेश्चन, ये भी निष्कर्ष गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, ना तो निष्कर्ष पहला सत्य है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले का है। ये जो दूसरा है उसका पहले से संबंध, तो यहाँ पर उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसकी राजधानी आइजोल हो। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में एरो को फूस लिखा जाता है तो GERM को THOR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हमें MOWR का मतलब बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये लिखा है MOWE और R, तो यहाँ पर ARROW को FOOSE लिखा जाता है। A को F लिखा जा रहा है, डबल R है तो डबल O, मतलब कि R को O को S और W को E लिखा जा रहा है। इसी तरह G को T, E को H, R को O और M को R लिखा जा रहा है। तो हम M के लिए ढूंढते हैं, तो M को हम R लिख रहे हैं, तो M को R लिख देंगे, और O को S लिख रहे हैं, O को S, W को E लिख रहे हैं, और E को ई कहाँ पर, इस वाले में मिल जाएगा, ई को हम H लिख रहे हैं, और इसके बाद R है, ये जो R को हम O लिख रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा RSEHO, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अपने
हमारा अगला क्वेश्चन है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर पूर्ण श्रेणी रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाती है। तो हमारे पास जो इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम पहले अक्षरों की संख्या गिनते हैं। तो हमारे पास टोटल अक्षर 18 है। इन अक्षरों के हम बराबर बराबर खंडों में विभक्त करते हैं। तो हम यहाँ पर 6 अक्षरों के 3 खंड बनाते हैं और ये जो खंड होते हैं ये सभी खंडों में अक्षर सेम होते हैं। तो हम पहले इसके खंड बना लेते हैं। यहाँ पर पहले खंड में लिखा है C2, इसके बाद एक खाली स्थान है। यहाँ पर भी वही सेम अक्षर होगा, मतलब C के बाद 2 आएगा, यहाँ पर 2 के बाद X है तो यहाँ पर X आएगा। इसके बाद हमारे पास X के बाद X2C, X के बाद X2 यहाँ पर C होगा। इसी तरह इसमें भर देंगे तो C2, फिर यहाँ पर X होगा, यहाँ पर C2X, X इसके बाद 2C। तो हमने क्या भरा, पहले X भरा फिर 2, तो X2, इसके बाद C भरा फिर X फिर 2, CX2 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। तो हमें वह संख्या बताना है। हम पहले उस संख्या को मान लेते हैं। हमने माना कि वह संख्या x है। तो हमें जब किसी संख्या के उसके 5 संख्या को उसके 5 के गुणज, x जो है x का 5 का गुणज क्या होगा 5x, और उसके वर्ग को तो x का वर्ग जो होगा x², इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 90x होगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 6x 91 होगा ये, तो -91 दिस इज इक्वल टू 0। हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x का मान 7 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक क्या है, असंगत है। तो हमें उस अक्षर समूह को निकालना है जो असंगत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं Q के बाद R S, मतलब कि लाइन से चल रहे हैं Q R S, यहाँ पर H I J D E F, लेकिन यहाँ पर M N होना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होना चाहिए था M N, लेकिन यहाँ पर है N M। तो यहाँ N M है तो हमारा यहाँ पर ये वाला उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री को 8573 लिखा जाता है। शाम इज माई फ्रेंड को 8634 और माई कंट्री को 73 लिखा जाता है। टीम इंडिया को 59। तो इसी कूट भाषा में कंट्री के लिए बताना है कि कंट्री का अर्थ क्या होगा। तो कंट्री को 73 लिखा जाता है, कंट्री को क्या लिखा जा रहा है 73। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो माई जो है किसी 2 चीज़ों में कॉमन होगा। तो माई यहाँ पर भी कॉमन है, माई इसमें माई में 8573 है और शाम इज माई फ्रेंड में जो है 8634 है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 3, दोनों में 3 कॉमन है। तो 3 का अर्थ क्या, माई का अर्थ हो जाएगा 3, और इसमें फिर 7 और 3 है तो 7 जो जाएगा वो कंट्री के लिए चला जाएगा। किसके लिए, 7 जो है कंट्री के लिए चला जाएगा, 7 कंट्री के लिए चला जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो हमारा ये जो इसमें आकृति बनी हुई है कुछ इस तरह की बनी हुई है ये, तो हमें इसी का मिलान करना है। तो यहाँ पर हमें ये ऊर्ध्वाधर लाइन तो दिख रही है, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो तिरछी लाइन यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि ये वाली लाइन कुछ इस तरह से, ना कि ये इस तरह कोने में आ रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो हमें अगले ऑप्शन में ये देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगला ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ये वाली लाइन जो है ये है, और ये जो आकृति इसमें ऊपर नीचे कोने में छूती थी तो यहाँ पर भी इसमें छू रही है, तो हमें ये मिल जाती है। हमारा राइट जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम S में -3 करते हैं, तो P मिलता है, P में -3 करते हैं तो M, J में -3 करते हैं करेंगे, जब M में -3 करते हैं तो J, और J में हम -3 करेंगे तो G आएगा। तो क्या आएगा G। इसके बाद K में हम +2 करते हैं,
एम में +2 और क्यू में प्लस ओ में +2 कर दे तो क्यू में +2 करेंगे तो हमारे पास एस आएगा। और इसके बाद एच में -1 करेंगे, जी में -1 करेंगे तो एफ में -1 करेंगे तो ई में -1 करेंगे तो डी। हमारा राइट आंसर हुआ GSD, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो हमें देखते हैं कि इनका सभी का पहला अक्षर सेम है, दूसरा अक्षर सेम है, लेकिन तीसरे में कुछ में ई है और कुछ में आई। तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसमें सबसे पहले आई आता है, पहले ई आता है, उसके बाद आई, मतलब कि आई वाला जो होगा सबसे लास्ट में होगा, तो सेकंड नंबर जो होगा सबसे लास्ट में होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एस एस एस, इसमें 3 में एस है और यहाँ पर पी है और यहाँ पर एम। तो पहले एम आता है, इसके बाद पी, तो पहले क्या आता है, पहले आता है एम, इसके बाद पी, तो पहले फिफ्थ हो जाएगा, फिर 4, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट एंड 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड हम फर्स्ट जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में सर्किल को DLWAHY लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा। तो C के बाद हमें D मिलता है, मतलब +1, इसके बाद I के बाद L +3 और R के बाद W +5, इसके बाद यहाँ पर -2 -4 एंड -6। तो इसी पैटर्न को हम आगे फॉलो करेंगे। तो S में +1 करेंगे तो T आएगा, Q को +3 करेंगे तो अगेन T आएगा, U को +5 करेंगे तो हमें Z मिल जाएगा, A में -2 करेंगे तो Y, R में -4 करेंगे तो N और E में -6 करेंगे तो Y हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पास श्रेणी है 19, 23, 32, 48, 73। तो हम 19 में अगर 4 जोड़ते हैं, 19 में 4 जोड़ते हैं 23 बनता है। 23 में कितने 9 जोड़ें अगर, तो हमारे पास 32 बन जाता है। और अगर हम 32 में 16 जोड़ते हैं तो 48 बनता है। और हम 48 में 25 जोड़ते हैं तो 73 बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या है, हम 4 में +5 कर रहे हैं तो 9। इसके बाद इसमें हमने +7 किया तो ये बना। इसके बाद +9 और 25 में हम +11 करेंगे तो 25 से यहाँ पर 25 और 10 35 एक 36 बनेगी। तो हम ये 36 किसमें 73 में जोड़ते हैं तो हमारे पास 109 बनता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमें प्रश्नवाचक 24 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 40 बनता है। फिर हम 40 में अगर 24 जोड़ते हैं तो 64 बनता है। और 24 में अगर हम 40 जोड़ते हैं तो 104। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हम इस 104 में क्या जोड़े जिससे कि यहाँ पर एक इस रूल को फॉलो करने वाली संख्या बन जाए। हम आगे इस श्रेणी को भी आगे तोड़ते हैं तो 16 और 24 में जो है यहाँ पर 8 का अंतर है। और 24 से 16 तो यहाँ पर 16 मतलब कि 8 दूनी 16। तो यहाँ पर जो इन दोनों का अंतर बनेगा वो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का बनेगा। तो हम इस 32 को किस में 40 में जोड़ देते हैं तो 40 30 70 और 2 72, मतलब कि 104 में अगर हम 72 जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 176। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, X, $, Y एंड हैज, Z और @ अक्षर प्रतीकों द्वारा चिन्हित एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर प्रतीक का चयन करें जो डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर हो। तो हमारे पास किसी पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और उसमें 2 फलक क्या हो, कॉमन हो, 2 फलक कॉमन हो। तो हम इस पासे को हम क्या है रोटेट कर दोनों स्थितियों को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पास Z फलक जो है सेम है, लेकिन Y फलक जो है वो डिफरेंट है। Y फलक अलग अलग स्थितियों पर है। तो हम इस Y को घुमाकर अगर ऊपर ले जाने की कोशिश करें तो हम Z वाली फलक को पकड़कर जब Y को ऊपर करेंगे तो डॉलर का साइन जो है वो डॉलर का नीचे चला जाएगा और Y जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कोई अक्षर जो आएगा वो डॉलर का विपरीत
विपरीत होगा। तो उस कंडीशन में हमें ये वाला फलक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें एंड का साइन मिल रहा है, तो जो डॉलर है डॉलर का विपरीत हमें एंड मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डॉलर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसका एंड जो होगा राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आर प्लस एस का अर्थ है कि आर जो है एस की पुत्री है। आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का पति है। इसके बाद आर इंटू एस का अर्थ है कि आर एस का भाई है। यदि टी इंटू वी प्लस जेड, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सत्य, ये अपन को बताना है। तो यहाँ पर टी इंटू वी, तो हम इंटू पर जाते हैं। तो इंटू का अर्थ क्या है कि आर एस, जो इंटू में क्या है कि हमारा इंटू वाला जो दिया है कि आर इंटू एस का अर्थ है आर जो है वो एस का भाई है। आर और एस भाई है, आर जो है एस का भाई है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिया है टी इंटू वी, तो टी जो है वो भाई हो जाएगा भी का, टी जो है वो भाई है भी का। भी प्लस जेड, तो प्लस का अर्थ क्या है कि आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है। तो वी जो है भी यहाँ पर जेड की पुत्री हो जाएगी, भी जो है वो जेड की पुत्री हो जाएगी। तो हमें क्या इनमें से सही कथन बताना है। तो यहाँ पर जेड जो है वो टी जो है जेड का पुत्र है, टी जेड का पुत्र है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए संयोजन की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित चित्रानुसार PQ पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो दर्पण प्रतिबिंब इसका बनेगा, L कुछ इस तरह से रहेगा, A एज इट इज़ रहेगा, C इस तरह से हो जाएगा, और इसके बाद इसमें 8 एज इट इज़ रहेगा, M भी लगभग एज इट इज़ रहेगा, A एज इट इज़ रहेगा, ये नहीं बदलेंगे, G बदलेगा, I एज इट इज़ रहेगा, 2 बदल जाएगा, C बदल जाएगा, A नहीं बदलेगा और L बदल जाएगा। तो हम पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चेक करते हैं। तो यहाँ पर M चेंज हो गया है यहाँ पर, और ये जो है L पहले यहाँ पर आना चाहिए था, जबकि M से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें ये होगा नहीं। इसके बाद इसमें देखते हैं तो L जो है कुछ इस तरह से बना है, A, इसके बाद C, और 2 में जो है 2, लेकिन G का जो है G, और G के बाद G जो है G और A, G और I में जो है यहाँ पर इनने चेंज कर दिया है, पहले I आना चाहिए था फिर G, तो यहाँ पर सेकंड भी नहीं होगा। इसके बाद हम थर्ड पर आते हैं। तो इन्होंने यहाँ से W से स्टार्ट किया, जबकि L से स्टार्ट होना चाहिए था। इसके बाद L, A जो है चेंज नहीं हुआ, L चेंज हुआ है। इसके बाद C चेंज हुआ है, 2 चेंज हुआ है। इसके बाद I आया, G चेंज हुआ, और G चेंज होने के बाद A आया, इसके बाद 8 और M। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 मित्र ABCDEFG और H सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम एक सीधी रेखा बना लेते हैं। हमने एक सीधी रेखा बनाई, ऊपर की ओर जो है उत्तर की ओर मुख कर लिया। तो ये वाला जो है इसमें होगा, ये बायां सिरा होगा और ये दायां सिरा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। F D और G के बीच में बैठा है, F जो है D और G के बीच में बैठा है, V H और A के बीच में बैठा है, E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, E जो है G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और G एक सिरे पर है। अगर हम G को इस सिरे पर मानेंगे तो इसके लिए बाईं तरफ कोई खाली स्थान नहीं रहेगा, इसलिए G इस सिरे पर बैठेगा। और G से तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, तो G एक सिरे पर बैठा, E जो है G के बाईं तीसरे स्थान पर बैठा है। इसके बाद H C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। H अगर यहाँ पर है तो 1 2 और ये C इस तरफ बैठेगा। तो ये 4 लोग ये होगा, 4 लोग ये, तो यहाँ पर C को बैठा देते हैं, ये 2 खाली स्थान। और इसके बाद H, इसके बाद B जो है H और A के बीच में, H यहाँ पर तो A यहाँ पर हो जाएगा और B बीच में हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ कहा गया है कि F जो है वो D और G के बीच में है, G ये है तो D यहाँ पर होगा और F इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से 8 लोग बैठ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है A और E के बीच में कौन बैठा है। जो A है, A और E के बीच में कौन बैठा है, तो A और E के बीच में C बैठा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। द नेक्स्ट वन इज कक्षा 9th और 10
के छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या बतानी है। तो अनुपात इसमें क्या दिया है, इसको जो है इसका 9:5 जो अनुपात है, इसका जो कक्षा 9th पर पहले चलते हैं। कक्षा 9th में टोटल जो है 42 स्टूडेंट्स है, इसमें से जो है 9:5 क्या है, लड़कियों और लड़कों का जो है अनुपात है। तो हम इसको अनुपात पहले हम लड़कियों की संख्या निकालते हैं। तो लड़कियों की संख्या 9 दी गई है इसमें, और ये टोटल इसको अगर करेंगे तो 9 और 5 जो होगा 14 हो जाएगा, और जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है 42 है। तो यहाँ से निकाले इसको डिवाइड करेंगे और ये जो है गर्ल्स आ जाएंगी 27। इसी तरह जो बॉयज आएंगे वो आ जाएंगे, बॉयज आ जाएंगे 15। हमारे पास गर्ल्स आ जाएंगी 24 और बॉयज जो होंगे बॉयज आ जाएंगे 21। तो इसके बाद हमें आगे क्या है, दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जो है 21 बॉयज़ है, यहाँ पर 15 है। तो 21 और 15 को हम ऐड कर देंगे तो ये 6 और 2 1 3 दैट इज 36। जो है बॉयज़ की लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर निकालना है। तो लड़कों की कुल संख्या 36 और इसके बाद लड़कों की कुल संख्या जो आ गई अपने पास, बॉयज़ टोटल बॉयज़ जो है वो 36 आ गया। अपन को टोटल गर्ल्स निकालनी है। तो एक में 27 गर्ल आई थी और एक में जो आई थी 24 गर्ल आई थी। तो यहाँ से 7 4 11 की 1 हासिल 1 2 2 4 1 5 51 आता है। तो 51 में से 36 माइनस कर देंगे तो दिस इज 5 एंड यहाँ पर 1 दैट इज 15 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 12% of 4% of 7% of 2 × 10⁻⁶ का मान कितना होगा, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो ऑफ जो है, ऑफ का मतलब इनटू होता है और परसेंट को 1/100 भी लिख सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 12% को 1/100 लिखते हैं। तो 100 इंटू, क्योंकि ऑफ को इंटू लिखेंगे, 4/100, इसके बाद इंटू 7/100 इंटू 2 × 10⁻⁶। तो यहाँ पर 10⁻⁶ और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। इसके बाद 12 × 4 × 7 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 672। राइट आंसर इज 3rd। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 112 सेंटीमीटर × 44 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर विमाव वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है। मतलब कि एक ही हमारे पास घनाभ है, घनाभ कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास एक घनाभ बना हुआ है जिसकी भुजाएं हमें दी हुई हैं। एक जो है 112 सेंटीमीटर, एक 44 सेंटीमीटर और एक 25 सेंटीमीटर दी हुई है, और इस 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में कन्वर्ट किया जाता है। इसको जो पिघलाया जाता है और इसको एक बेलन में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसकी रेडियस जो हमारे पास 35 सेंटीमीटर होती है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर जो आयतन होता है, आयतन किसी का भी हो, इसको पिघलाकर बनाया गया है। घनाभ को, जो घनाभ है, घनाभ को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। तो दोनों का आयतन जो होगा वो सेम होगा। तो हम दोनों के आयतन को सेम कर देते हैं। बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन ये है, तो 112 × 44 × 25 एंड बेलन का आयतन जो होता है πr²h। आर की वैल्यू हमारे पास 35 है। तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। तो एच की वैल्यू जो होगी 112 × 44 × 25 अपॉन पाई × 35 का स्क्वायर। ये हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे एच की वैल्यू आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। इसके बाद हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr × h। तो यहाँ से 2 × 22/7, इसके बाद r जो है 35 × h इज 32। तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7040 आंसर आ जाएगा। दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद रुपये
रुपये 13,200 और 8 वर्ष बाद 16,400 होता है। उसी धनराशि पर 10% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज जो हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास 4 वर्ष बाद जो होगा इतना हो जाता है और 8 वर्ष बाद इतना, मतलब कि हमारे पास 4 वर्ष का मिश्र धन जो दिया हुआ है, 4 वर्ष का मिश्र धन 13,200 है और 8 वर्ष का मिश्र धन 16,400 है। अगर हम 16,400 में से 13,200 घटा देंगे तो हमारे पास जो ब्याज होगा 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो हम 16,400 में से 13,200 जब घटाते हैं तो हमारे पास 3,200 बचता है, जो कि 4 वर्ष का ब्याज है और ये शुरुआती 4 वर्ष का मिश्र धन है। तो 4 वर्ष के मिश्र धन में से अगर हम 4 वर्ष का ब्याज घटा देते हैं तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो 13,200 में से हमें 3,200 घटाएंगे तो हमारे पास 10,000 जो होगा मूलधन आ जाएगा। अब हमारे पास 10,000 जो है मूलधन आ चुका है। मूलधन जो है हम मूलधन को P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल जो है हमारे पास 10,000 आ चुका है और हमारे पास जो टाइम है वो 3/5/1/5 है, तो इसको 16/5 लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो रेट है वो 10% और हमें इससे क्या निकालना, प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज के लिए हम पहले हमारे पास जो मूलधन दिया है हम उसको लिखते हैं। तो 10,000 जो हमारा मूलधन है और डिवाइड हम जो मूलधन मानते हैं, हम हमेशा मूलधन को 100% में जो होते हैं, मूलधन को हम 100% मानते हैं, मूलधन को 100% मानते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 100 इंटू हमें जो ब्याज निकालना है, तो ब्याज का होता है परसेंट में दर इंटू टाइम होता है। तो दर हमारे पास जो है, दर हमारे पास 10% और टाइम 3/1/5 दैट मीन 16/5 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 16/5, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको डिवाइड करें तो 5 दूनी 10 और ये 16 दूनी 32 और 2 जीरो ये दैट इज 3200 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए। कोई बल्लेबाज है, उसने 24 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के मारे। उसने 6 जो है चौके और 10 छक्के, 6 क्या है चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन क्या विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। तो हमें पहले हम छक्के और चौके के टोटल रन निकालते हैं। तो 6 उसने क्या है चौके लगाए, मतलब कि 6 × 4 जो रन क्या 6 चौके 24 रन जो है उसने चौकों से बनाए हैं और 60 रन छक्के मारकर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 84 रन क्या है उसके 84 रन उसने छक्के और चौके से बनाए हैं और टोटल उसके 124 रन है। अगर हम 124 में से 84 रन निकाल देंगे तो ये जो रन होंगे वो विकेटों के बीच जो है दौड़कर बनाए होंगे, तो ये 40 रन जो है आते हैं। तो 40 रन है हमारे पास, जो है 40 है कितने में से 124 में से, और परसेंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100 और हम जब इससे निकालेंगे तो हमारे पास 32 जो होगा वो राइट आंसर आ जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताना है। हमारे पास जो चाल होती है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे पास 1600 मीटर है, दूरी है 1600 मीटर और हमारे पास समय है 4 मिनट और मिनट को हम हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में जो होते हैं 1 मिनट में 1 घंटे में पहले हम निकालते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 घंटे हो जाएंगे। 1 मिनट में 1/60 घंटे हो जाएंगे। तो 4 को हम 1/60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1600 मीटर जो है 1600 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 4 को डिवाइड करेंगे ये 15 आ जाएगा और 15 का 1.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 15 का 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। रवि और सुमित जो है उनके वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में जो है 6,000 की वृद्धि की जाती है, दोनों के वेतन में 6,000 की वृद्धि हो गई, तो हमें उनके वेतन का नया अनुपात बताना है। पहले जो है रवि और सुमित की वेतनों का अनुपात जो है 4:5 था।
था। तो रवि की ये जो है वेतन ये वाली है और ये जो है सुमित की है। तो रवि के वेतन जो हम 4x मान लेते हैं और सुमित की 5x मान लेते हैं। इन दोनों में हमें 6000 की जो है वृद्धि कर देनी है, 6000 की वृद्धि कर देंगे और इसके बाद तो इनका अनुपात जो बन जाएगा वो 35:40 बन जाएगा। 35:40 दैट मीन्स 7/8, 7:8 का ये अनुपात बन जाएगा, 7/8। और यहाँ पर ये जो है रवि की बढ़ी हुई जो वेतन है वो है, और रवि की हमने बढ़ी हुई जो वेतन मानी है यहाँ पर 4x प्लस 6000 मानिए 6000 अपॉन जो है 5x प्लस 6000। जब हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे करते हैं तो 7/8 दिस इज इक्वल टू 4x इंटू 6000 अपॉन 5x इंटू 6000। हम इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2000। x की वैल्यू हमारे पास 2000 आ जाएगी और हमारा जो बढ़ा हुआ वेतन था, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन जो था वो 5x प्लस 6000 था। तो 5 में अगर 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा और प्लस 6000 करेंगे तो हमारे पास 16000 जो आ जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब विक्रय मूल्य में ₹132.6 की वृद्धि होती है तो 10 सही 1/2% की हानि और 11 सही 3/5% के लाभ में जो ये हानि जो है लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें क्या है ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मानते हैं कि हमने कोई वस्तु x रुपए में बेची है तो हमें 1% की क्या है हानि हो रही है, लेकिन हम वही वस्तु अगर मान लो कि उसका जो है रेट बढ़ा देते हैं, x में कुछ ऐड कर देते हैं तो हमें 2% की क्या है 2% का लाभ होने लगता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वस्तु का जो टोटल विक्रय मूल्य जो बढ़ा है वो कितना 1 और +2 कर देंगे तो ये 3% बढ़ा है। यही लॉजिक हमें इस क्वेश्चन में लगाना है। तो यहाँ पर हमारी जो हानि कितनी 10 सही 1/2% की हो रही थी और फिर हमें वस्तु के जो विक्रय मूल्य में वृद्धि करने पर लाभ जो हो रहा है 11 सही 3/5% का हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास परसेंट में टोटल वृद्धि कितनी हुई है। तो 10 सही 1/2 इसको ऐड कर देंगे तो 21/2 प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 58/5। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 221/10 मतलब, और ये परसेंट में होगा मतलब कि हमारे पास 22.1% की जो है वृद्धि होती है। हमारे पास जो 22.1% है वो कितना है 132.6। इसके बाद यहाँ पर 1% निकालेंगे तो 1% जो हो जाएगा 132.6 बटे 22.1। और अगर हमें 100% निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 600। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। तो हमें ट्रेन की चाल बतानी है, ये कितने 48 सेकंड में पार कर रही है। हमारे पास ये एक ट्रेन है, ये क्या है ट्रेन है, और हमारे पास एक ये सुरंग है। सुरंग की लंबाई मान ली कि हमने x है और ट्रेन की अगर y है। तो अब ये जब ट्रेन सुरंग को पार करती है तो पहले तो ये सुरंग की जितनी लंबाई ट्रेवल करती है और इसके बाद जब यहाँ पर ये ट्रेन इतने में समानी है, ये इस छोर पर आ गई है। अब इसके बाद ये ट्रेन जब निकल रही होगी तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वो भी इसको क्रॉस करनी है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगी x प्लस वाई। मान ली कि इसको t टाइम लगता है तो t टाइम में x प्लस वाई डिस्टेंस जो है ट्रेवल करती है। हम इसी लॉजिक को इसमें लगाएंगे। तो ट्रेन की लंबाई जो है 725 मीटर है और सुरंग की लंबाई 235 मीटर है। तो हम दोनों को ऐड करते हैं, हमारे पास ये आ जाता है 960 मीटर और हमारे पास हमें जो टाइम लग रहा है वो 48 सेकंड है। तो ये मीटर पर सेकंड में आया है, लेकिन हमें किलोमीटर पर हावर में दिया है तो हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास आता है 72 किलोमीटर पर हावर आता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है P, Q और R किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे P, Q और R। ये जो अपने काम को जो है एक P जो है 10 दिन में, Q 20 दिन में और R 30 दिन में पूरा करते हैं।
यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं, मतलब कि कोई काम जो है P तो लगातार कर रहा है, लेकिन एक दिन Q करता है, फिर दूसरे दिन R करता है, फिर तीसरे दिन फिर Q करता है और चौथे दिन फिर R करता है। इस क्रम में वो कार्य को करते रहते हैं, तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, इस तरह से हमें निकालना है। तो हम जो टोटल कार्य मानते हैं, हम इसका जो एलसीएम निकालते हैं, तो जो एलसीएम आएगा इन तीनों का, हम उसको टोटल कार्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो P था हमारे पास P10, Q एंड R ये जो है 20 और 30, तो इसका एलसीएम जो 60 आता है, तो हम मान लेते हैं टोटल का हमारे पास 60 है। तो P जो है 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 6 करेगा। R जो है एक दिन में 3 काम करेगा, और P जो है एक दिन में 3 और R एक दिन में 2 काम करता है। इसके बाद P जो है पहले दिन करता है, P दूसरे दिन भी करता है, P तीसरे दिन भी करता है, 6 कार्य करता है। पहले दिन जो है P की सहायता कौन Q करता है, तो Q एक दिन में 3 काम करता है, जो है 3 पहले दिन जो है 6 और 3 ये 9 काम हुए। फिर दूसरे दिन इसकी सहायता R करता है, तो 6 में 2 ऐड होगा, तो दूसरे दिन 8 काम हुए। फिर तीसरे दिन 9 काम होगा, फिर चौथे दिन 8 काम होगा, चौथे दिन 8 काम होगा, इस तरह से होंगे। तो पहले 2 दिनों में जो 2 दिन है उनको एक मान के चलते हैं, तो ये 8 और 8 16 एक 17, पहले 2 दिनों में 17 काम हो रहा है, पहले 2 दिनों में कितने 17 काम हो रहा है। तो इस एवरेज से हम एक दिन निकालते हैं, तो 8.5 आ जाता है। पहले एक दिन में कितना 8.5 काम हो रहा है, और हमें टोटल काम जो करना है वो 60 करना है, टोटल काम 60 करना है। तो इससे दिनों की संख्या आ जाएगी 60/8.5। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो 7 सही 1/17 जो है आंसर आता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्षों में ₹9,982.5 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना क्या 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो हमें धनराशि बतानी है। हमारी यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो 12% वार्षिक, मतलब कि 12% ब्याज 12 महीने में होता है, तो यहाँ पर 10 महीने में 10% हो जाएगा, मतलब कि जो 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 10% की दर से चलेगा। और यहाँ पर जो टाइम है 2 सही 1/2 वर्ष है, मतलब कि 2 वर्ष पूरा और एक आधा वर्ष। 2 वर्ष मतलब कि 24 महीने और आधा वर्ष मतलब कि 6 महीने, मतलब कि हमारे पास 30 महीने टोटल जो है 30 महीने, और 10 महीने का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 10%। तो यहाँ पर पहले 10 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 10%, दूसरे 10 महीने का भी जो है 10% होगा, और तीसरे 10 महीने का भी 10% होगा। अब इन प्रतिशत वैल्यूज़ को हम जोड़ते हैं, तो हम जब तीनों प्रतिशत वैल्यूज़ को जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास 33% आता है, 33% आ जाता है। तो हमारे पास जो है टोटल ब्याज जो आ गया वो 33% आ चुका है। जो मूलधन मानते हैं मूलधन को 100% मानते हैं, तो इस तरह से मिश्रधन जो होगा वो 133% हो जाएगा। तो हम अपने मेथड को अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो मिश्रधन है, हम पहले दिया हुआ मिश्रधन लिखते हैं, तो 9,982.5, और हम जो अपना मिश्रधन मानते हैं उसको लिखते हैं, तो परसेंट में जो हमारा मिश्रधन आया है 133% आया है। इसके बाद हमें ज्ञात जो करना है उसको हम जो परसेंट में मानते हैं वो लिखते हैं। हमें मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन परसेंट में 100% मानते हैं, और इससे जो इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी वही हमारा मूलधन आएगा, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7500। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद ₹720 में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुर्सी को जो बेची जाती है अंकित मूल्य पर 10% की छूट के साथ बेची जाती है, तो हम मानते हैं कि इसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा, x रहा होगा। अब x पर 10% की छूट है, मतलब कि ये 720 जो है वो अंकित मूल्य का 90% है। तो हम यहाँ पर x का 90% जो हमें दिया है, 90% को अपॉन में 100 लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू 720। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, एंड x की वैल्यू होगी 800, मतलब कि हमारे पास जो अंकित मूल्य है वो 800 है। अंकित मूल्य जो है वो 800 है, मतलब हम 800 पर जब इस वस्तु को बेचेंगे तो हमें जो लाभ होगा वो क्या होगा, 800 विक्रय मूल्य हो जाएगा और 640 क्रय मूल्य है। तो इसका जो अंतर होगा वही हमारा जो है लाभ होगा। तो लाभ जो हमें मिला है वो 160 रुपये मिला है। हमारे पास लाभ आ चुका है, लाभ है 160
160 रुपये और हमें ये 160 रुपये 640 में से मिले हैं। तो परसेंट के लिए 160 कितने में से 640 में से, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 25%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है 89563x87y एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है। तो हमें √7x - 3y का मान बताना है। ये संख्या जो है 72 से विभाज्य है, और 72 जो है 8 और 9 से मिलकर बनी होती है, मतलब कि ये संख्या 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। तो हमें इस संख्या में 8 और 9 से जो विभाज्यता के नियम होते हैं उन्हीं को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम पहले 8 से विभाज्यता के नियम को देखें तो 8 से विभाज्यता के लिए जो है लास्ट के 3 अंक जो है 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 8 7y अपॉन 8 इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो एक बार जाएगा, यहाँ पर 0 बार जाएगा, और अब ये 7 है। और यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जो यहाँ पर एक ऐसा अंक लिखना है जिससे एक ऐसी संख्या बने जो 8 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर 7 है, और जब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये 8 से डिवाइड होगी, मतलब कि y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 होगी। इसके बाद हम 9 से विभाज्यता के नियम को निकालते हैं। तो 9 से विभाज्यता के लिए जो अंक है, अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। हम इन अंकों को जोड़ते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 46 प्लस x प्लस y, और ये हमें 9 से डिवाइड करनी है। तो हमारे पास 46 और x प्लस y की वैल्यू हमें यहाँ पर ऐसी लेनी है जिससे ये टोटल जो संख्या बनेगी वो 9 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर x प्लस y की जगह पर हम अगर 8 लेते हैं तो ये टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 54 बनेगी, जो कि 9 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पर x प्लस y बराबर 8 ले लेते हैं, और हमारे पास y की वैल्यू पहले से 2 है तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब हम इस समीकरण में x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 7 का 6 में गुणा करने से ये 42, और माइनस y की जगह पर 2 रखेंगे तो 6, और ये √36 बन जाएगी, जो कि 6 बाहर आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है ए और वी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि वी के वेतन में 5.2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। तो हमें ए के वेतन को बताना है। इनका वेतन जो है 6:7 के अनुपात में, तो हम मानते हैं कि ए का वेतन जो है वो 6x और बी का वेतन 7x। अब बी के वेतन में जो 5.1/2% की वृद्धि होती है, तो हम 7x का 5/1/2 दैट मीन्स 11/2% निकालते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आती है, इसको हम इस 7x में ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल 1,47,700 आएगा। तो 7x प्लस 11/200x, और ये हमारे पास जो इक्वल होगा वो 1,47,700 के इक्वल होगा। जब हम इसको 7x प्लस 11/200x को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 1,477/200x, एंड दिस इज इक्वल टू 1,47,700। तो हम इसको यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, और ये वैल्यू हमारे पास आएगी वो 100 हो जाएगी, और 100 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है 20,000 आ जाएगी। x की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। की वेतन जो मानते हैं ये 6x मानी थी, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। जब 20,000 में 6 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 1,20,000 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ₹2,760 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं। निवेश किए गए दूसरे भाग की हमें राशि ज्ञात करनी है। हमारे पास जो एक धनराशि है 2,760, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। माना कि ये जो है x और y इसके जो है भाग है, तो x प्लस y जो होगा हमारे पास 2,760 हो जाएगा। इसके बाद हमें x को जो है 5% वार्षिक साधारण ब्याज से देना है, और y को भी, लेकिन इनके जो टाइम जो है वो अलग अलग है। तो हम x का जो मिश्र धन निकालेंगे, y का जो मिश्र धन निकालेंगे, दोनों बराबर होंगे। तो हम पहले x का मिश्र धन निकालते हैं। हमारे पास जो मूलधन है वो x है, हम जो मूलधन मानते हैं वो 100 मानते हैं, और इसके बाद मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन के लिए मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज जो के लिए जो 2 हमारे पास वर्ष है और 5% साधारण ब्याज, तो 5 दूनी 10 और 110 ये जो हो जाएगा, ये हमारे पास मिश्रधन आ गया x का। और y का जो मिश्रधन होगा y/100
इंटू हमारे पास जो होगा 4 का 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20 और 100 में ऐड करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। 100 से 100, 0 से 0 और यहाँ पर ये 12 है तो 11x इज इक्वल टू 12y। इसके बाद हमारे पास ये आ गया है 11x इज इक्वल टू 12y। जब हम 11x की वैल्यू या फिर इसको x के बराबर कर लो तो x इज इक्वल टू 12/11y। जब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट था x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2760। तो जब हम इसमें y की या x की कोई भी एक वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगा और उससे हम वैल्यूज निकाल लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो राइट आंसर होगा 1320। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 इंटू 7 प्लस 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 9 प्लस 45 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 माइनस 45। तो इस क्वेश्चन को हम वर्ड मास के थ्रू करते हैं। वर्ड मास VOD फिर MAS, जहाँ पर B से जो है ब्रैकेट होता है, इसको ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसके बाद ऑफ जो होता है, ऑफ का मतलब भी इंटू होता है और जहाँ पर ऑफ लिखा होता है हम उसको ब्रैकेट के बाद सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद एडिशन को और सबसे बाद में हम सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का हम एक ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु किसी कार्य को करने में विन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं। अनु अकेले उसी कार्य को करने में कितने घंटे लेगी? तो यहाँ पर जो है अनु किसी कार्य को करने में विन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है, मतलब कि अगर विनी किसी काम को 4 घंटे में करती है तो अनु उसी काम को 1 घंटे में कर लेगी, 1 घंटे में कर लेगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि अनु जो है इस काम को, पहले विन्नी को देखते हैं। विन्नी इस काम को 4x घंटे में कर लेती है। कितने? 4x घंटे में करती है तो अनु इस काम को x घंटे में कर लेगी। कितने? x घंटे में जो है पूरा कर लेगी। हम मान लेते हैं इनका एलसीएम जो है वो 4x आया तो मान लेते हैं कि टोटल काम जो है वो 4x है। तो यहाँ से अनु का 1 दिन का जो काम होगा, 1 घंटे का काम जो होगा, 1 घंटे का जो काम होगा वो 4 आ जाएगा। अनु जो है 1 घंटे में 4 काम करती है और विन्नी 1 घंटे में जो है 1 घंटे में 1 काम करेगी। अब दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 1 घंटे में 5 काम होगा। टोटल वो जो है 7 घंटे में पूरा काम कर लेती हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 35 घंटे, जो 35 जो है टोटल जो है काम होगा। यहाँ पर 35 टोटल काम है और हमारे पास 4x भी टोटल काम है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 35/4 और x की वैल्यू जो 35/4 आ गई। अपन को बताना है कि अनु इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करती है। तो अनु जो है x घंटे में ही तो इस काम को पूरा कर रही थी, मतलब कि अनु इसे 35/4 घंटे में पूरा कर पाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम जो समबाहु त्रिभुज जो होता है, हमारे पास समबाहु त्रिभुज ये होता है, इसकी जो तीनों भुजाएं ए होती हैं। तो इसका परिमाप जो होता है 3a होता है। 3a इज इक्वल टू इसका परिमाप जो है 36√3 है। तो जब 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 12√3। हमारा a इज इक्वल टू जो है वो आ चुका है 12√3। अब हमारे पास h इज इक्वल टू जो होता है h इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए की वैल्यू रख देंगे तो ए की जगह पर हम रखते हैं इंटू 12√3। तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 और √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। तो 6 इंटू 3 जो है 18 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का जो वर्गमूल है वो 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। माना कि हमने 2 संख्याएं मान लेते हैं, हमारे पास एक संख्या x है और एक y है। तो इन संख्याओं का क्या, 2 संख्याओं का औसत मतलब कि x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ये 13 है। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 आ जाएगा, 26। अब इनके गुणनफल का जो वर्गमूल है वो 12 है। अब इन संख्याओं को गुणा करते हैं तो x इंटू वाई और इनका वर्गमूल लेते हैं, ये 12 के इक्वल है। दैट मीन्स x इंटू वाई दिस इज इक्वल टू 144। x इंटू वाई इज इक्वल टू 144 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू जो है वो क्या है 26 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक तो हम इसको जो है इसके पेयर बना कर सकते हैं या फिर x को यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 144/y और इसको
x की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगा, इससे कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि जो x और y का जो है 26 जो है वो इसको x और y को जो है 26 जो है ऐड करने पर आना चाहिए और 144 जो है गुणा करने पर आना चाहिए। तो हम इसके पेयर बना के देख लेते हैं। तो 14 जो है 14 और पेयर बनाते हैं अगर तो 12, एक तो पहले हम 12 गुणे 12 देखते हैं तो 12 गुणे 12 144 होता है, लेकिन 12 और 12 क्या होते हैं 24 होते हैं, तो ये हमारे पास नहीं आएगा। 12 और 12 जो होता है वो 24 होता है। तो हमें जबकि 26 जो है उनका एडिशन चाहिए, उनका एडिशन जो है 26 चाहिए। तो हम 16 और जब 10 करते हैं 16 गुणे 10 तो हमारे पास 160 होता है, तो ये भी नहीं आएगा। 18 होती है और 18 और इसके बाद प्लस इसमें 8 करते हैं तो ये क्या होता है 26 होता है। और जब हम 18 गुणे 8 करते हैं तो 144 के बराबर आता है, मतलब कि दोनों संख्या क्या है, एक 18 एक 8 है, तो इनका जो अंतर होगा वो 10 होगा। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 प्रेक्षणों का औसत जो है 46 है। 10 प्रेक्षण लिए उनका औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से कितना 42 पढ़ा गया था। तो सही औसत बताना है। 142 के स्थान पर जो है क्या है 142 जो था उसको 42 पढ़ लिया गया था, मतलब कि यहाँ पर क्या है 100 जो है कम हो गया था। 100 कम हो गया था कितने प्रेक्षणों के बीच, 10 प्रेक्षणों के बीच। 10 प्रेक्षणों के बीच 100 कम हो गया था। अगर हम यहाँ पर एक प्रेक्षण की वैल्यू निकालें कि एक प्रेक्षण पर कितना कम हो रहा है, तो एक प्रेक्षण पर 10 कम हो रहा था, मतलब कि जो औसत है औसत में 10 हमें ऐड करना होगा। तो 46 था पहले औसत, जब इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये 56 के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो 56 होगा। सही औसत है 56 आएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक टेलीविज़न 14,500 में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटाकर 11,890 हो गई। तो हमें छूट की प्रतिशत निकालना है। तो छूट की प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जो 14,500 था इसका रियल मूल्य था, लेकिन हमें मिली कितने में 11,890 में मिली। तो जब हम इनका अंतर निकालेंगे तो ये अंतर आएगा 2,610। ये जो हमारे पास छूट आ गई, तो हमें जो छूट मिली है 2,610 की छूट मिली है। कितने में से मिली, तो 14,500 में से जो है हमें छूट मिली है, 14,500 में से मिली है। और हमें परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 18 बार जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18%, ऑप्शन नंबर 3। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे इसके मूल्य क्रय मूल्य जो है जो क्रय मूल्य है से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो उसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो भी उसे कितने 25% का लाभ हो जाता। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। पर क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य को x मान लेते हैं। अगर क्रय मूल्य हमारा मूल क्रय मूल्य जो है वो x है, क्या है मूल क्रय मूल्य, तो इसका 20% क्या है उसको लाभ होता है, मतलब कि 20% जो इसका होगा x/5 होगा, उसको x/5 का लाभ होता है। ये क्रय मूल्य और लाभ, क्रय मूल्य को जब लाभ में ऐड करते हैं तो हमारे पास विक्रय मूल्य होता है, उसका विक्रय मूल्य 4x/5 आ गया, क्या है उसका विक्रय मूल्य। लेकिन आगे कहता है यदि वो मूल क्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदता, तो जो 20% कम होगा मतलब कि x में से x/5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 4x/5 जो होगा उसका नया क्रय मूल्य हो जाएगा। ये क्या है, नया क्रय मूल्य है। अब इसके बाद कहता है इस क्रय मूल्य पर खरीदने पर अगर वह वस्तु को क्या है जो पहले का विक्रय मूल्य था 4x/5 इससे 10 रुपए कम में भी बेचता, 4x/x माइनस 10 रुपए में भी बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। कितने का, 25% का लाभ होगा। मतलब कि उसे जो लाभ हुआ वो कितना, कैसे इसको इस क्वेश्चन में ऐसे दिखाएंगे, तो उसने वस्तु को बेचा कितने में 6x/5, 6x/5 माइनस 10 ये उसका विक्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य जो है उसके बाद 4x माइनस 4x/5 है, इतना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लाभ आ जाएगा, तो उसका लाभ जो आ गया है वो 2x/5 माइनस 10 जो है उसका लाभ आ गया है। अब हम लाभ निकालते हैं। लाभ जो है क्या है, उसका लाभ 25% है। कितने का, 4x/5 का 25% लाभ है। 25/100 करेंगे और इसको लाभ कितना मिल रहा है 2x/5 माइनस 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 जब 2x/5 में से x/5 जाएगा तो x/5 बचेगा, तो x/5
कितना हो जाएगा x/5, दिस इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 50। तो यहाँ पर जो मूल्य क्रय मूल्य था, क्या है, मूल्य क्रय मूल्य जो था उसका वो 50 रुपए था, तो मूल्य क्रय मूल्य 50 रुपए। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप और मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके।